तो पकड़ लो कॉपी पेन अपना और दिल थाम के बैठो। चलो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब तक के जीवन में, इलेक्ट्रिसिटी के जीवन में, सबसे पहले चार्ज को डिफाइन किया, फिर कूलम्स लॉ को डिफाइन किया कि भैया फोर्स एक्सर्ट करेगा, फिर फोर्स तो एक्सर्ट कर रहा है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए वेक्टर फॉर्म में आ गया अपना, क्या डायरेक्शन भी दे दिया और मैग्नीट्यूड भी दे दिया कूलम्स लॉ ने, कि रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्स आ गए। फिर उसी के बेसिस पे हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि फील्ड एक ऐसी चीज है जिसमें जब कोई टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज बाहर से आता है तो उस पे सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है। तो फोर्स को बता दिया कूलम्स लॉ ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने बता दिया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो जोन है ना, उसमें जब कोई चार्ज आएगा तो उसी पे फोर्स लगेगा, ये डिफाइन कर दिया। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल, कि दो चार्ज थे इकट्ठे, उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो सब पढ़ लिया। उसके बाद हमने डेरिवेशन देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पहला पॉइंट चार्ज के लिए किया था जिसका फॉर्मूला आया था के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर दो पॉइंट चार्जेस हो गए स्मॉल सेपरेशन, तो उनके वजह से उसको बोला डायपोल, और डायपोल की वजह से तीनों डेरिवेशन करते। अब इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट बचता है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिफाइन करते हैं। तो वो क्या हो सकता है, किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी रिंग पे हो गया, किसी सरफेस पे, तो वो रैंडमली कुछ भी शेप हो सकती है। उसको हम करेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद, क्योंकि एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलाकर इकट्ठा इकट्ठा करते चले जाएंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब तो क्या हो गया कि ड्यू टू सम चार्ज, भैया कोई चार्ज है जो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे प्लेस्ड है, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल आ रहा है। पोटेंशियल किसको बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या किसी बच्चे ने ये देखा है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है, किस सुना है, सुना, ये सुना सुना Yes, sir. Yes, sir. है ना। पोटेंशियल एनर्जी सुनी सुनी चीज लग रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हैंड रेज करो, फिर मैं पूछता हूँ कि एक दो डेफिनेशन ले लेते हैं आपकी साइड से जिनको पता है। हाँ जी हर्ष बताइए। Sir, the energy possessed by the height of the object. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सही बात है, पार्शियली करेक्ट है, मतलब इतना हम मानते हैं कि सही है। और कोई कुछ और शब्द देना चाहेगा, साहिल। The energy possessed by a body by virtue of its position. बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। ये थोड़ी और हल्की सी 10-20% करेक्ट होगी। कोई और बच्चा बताएगा। हाँ जी बताओ बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा चलो छोड़ो डेफिनेशन मत बताओ, ये बता दो सुशील, बताओ बताओ बच्चे, सुशील। Sir, the energy possessed by the body by virtue of its configuration, height. एंड चलो ठीक है, इन्होंने भी सही बताया, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। तो सब शब्द आ रहे हैं, हम इन शब्दों को पकड़ लो, आपने सही बताया। मैं बताता हूँ, जैसे साहिल ने मुझे बताई थी डेफिनेशन कि सर द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, है ना, किसी के रिस्पेक्ट में उसकी क्या पोजीशन है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पहला बताया था मुझे हर्ष ने कि सर द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। अब हाइट में क्या है कि हाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हम लोग उनका जो कहने का मतलब था कि अर्थ के कंपैरिजन में कितनी हाइट है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमें पता है, स्वाभाविक सी बात है, हम आज तक पढ़ते हुए आए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। जो मुझे हर्ष ने डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से mgh. mgh हो गया। और mgh में क्या है जी, हाइट, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी हाइट कम उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी ने मुझे बताया था ड्यू टू कन्फिगरेशन, है ना, मुझे बताया था साहिल ने या सुशील ने बताया था कि ड्यू टू द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कन्फिगरेशन। अब कन्फिगरेशन जैसी क्या चीज होती है वो भी देखेंगे। तो शब्द हमें पता चल गया, बाय पोजीशन, बाय कन्फिगरेशन, बाय हाइट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको आज की क्लास का एजेंडा बता देता हूँ, इस मॉड्यूल का, है ना, आज कंप्लीट होगा, कुछ शायद कल होगा। देखो सबसे पहले देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा ताकि आप फील ले पाओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। फिर रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन को। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड देन ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम का मतलब क्या है, जैसा सुशील ने बताया था, क्या कॉन्फिगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, कि
सही है क्या स्पेलिंग? CON5, हाँ ठीक है, GE होगा शायद। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस रहेगा, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, वो सिस्टम है, तो उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हम सब इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? हाँ जी, Yes, sir. बताओ Yes, sir. बताओ व्हाट इज अ Sir, कंजर्वेटिव? the force which is not dependent on the path taken. द फोर्स So which Which is not doesn't depend on depend the on path upon taken. the path. फोर्स नहीं डिपेंड करता। Work done. हाँ, कंजर्वेटिव हो गया चाहिए, और ये नॉन कंजर्वेटिव। तो हम लोग बात करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा उसी से। तो कंजर्वेटिव में बोला कि वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू, Displacement. Displacement. है ना, ऐसे ही लिख देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये क्या होता है ना, कंजर्वेटिव वो होता है जिसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये नहीं डिपेंड करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, अपॉन पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव, कि यहाँ पे पाथ पे डिपेंडेंट रहेगा। मान लो आपको बोलता हूं मैं, ये एक टेबल है, ठीक है बच्चों, ये एक टेबल है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को मैं अगर ऐसे करूंगा, धक्का मारूंगा, तो क्या इस पे स्लाइड करेगा? भाई टेबल पे स्लाइड करेगा, और स्लाइड करने की वजह से टेबल और इस ब्लॉक की सरफेस पे यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन आएगा, जिसको बोलते हैं न्यू, बोलते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है, हेलो ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Sir, screen पे नहीं दिख रही है आपकी. हाँ जी, Yes, sir. जो फोर्स है ना, फोर्स, अब ये फोर्स क्या कर रहे हैं, ऐसा होगा, मान लो ये टेबल है, ठीक है, अब इस पे कुछ ऑब्जेक्ट लेके आया, मैं ये ले आया जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो क्या फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस हैं, वो इसके पाथ ट्रेवल्ड के ऊपर डिपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी वर्क डन Sir, तो depend करेंगे. Sir, depend करेंगे. मैं वर्क डन अपने इस हाथ से कर रहा हूँ और इसको ऐसे रगड़ता जा रहा हूँ, तो जितना ज्यादा मैं मोशन दूंगा, जितना ज्यादा मैं इसको घिसता रहूंगा, उतनी ही ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी, उतना ही फ्रिक्शन लॉसेस भी होंगे। इसका मतलब हुआ कि पोजीशन पे कम डिपेंडेंट नहीं है, कि जितना आप इसको मूव कर रहे हो, जितना आप इस पे घर्षण कर रहे हो, जितना आप इसको फ्रिक्शन दे रहे हो, दैट मीन्स दिस इज डिपेंडेंट अपॉन पाथ। कि जब ऑब्जेक्ट जो पाथ मूव करेगा, मान लो इधर से सीधा सीधा आया, पॉइंट ए पे था ये, और पॉइंट बी पे इसको आना है, तो एक तो तरीका है कि ये सीधा सीधा उठ के इधर आ गया, ठीक है, दूसरा तरीका है कि ऐसे घूम फिर के आ रहा है। तो केस 1 था जब ये सीधा सीधा आ गया, और ये वाला केस 2 है, तो कौन से वाले में लॉसेस ज्यादा होंगे? केस 2 में। भाई जब Case लंबा 2. रास्ता तय करके आएगा तो लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन पाथ ट्रेवल्ड। जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन इज ए फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डिपेंड किस पे करेगा? पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तिरछा मिर्छा होके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में, और अगर सीधा सीधा ले गए तो कम वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनिशियल पोजीशन ए ही थी, फाइनल पोजीशन बी ही थी, बट इन ए से बी में जाने का जो आपका तरीका है, जो पाथ है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना आप उसको लॉस कर दे रहे हो, किसको, ही वर्क डन को लॉस कर दे रहे हो या एनर्जी को लॉस कर दे रहे हो। तो वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ, दैट मींस द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। इस तरीके के क्या क्या हो सकते हैं फोर्सेस, बताओ? फ्रिक्शन हो गया एक, तो एक फ्रिक्शन का ही छोटा भाई बोल लो, उसको क्या बोलते हैं? विस्कस। और भी है कोई? सर ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर इधर क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. नहीं भाई नहीं, ये इतना कहानी इसलिए तो समझाई कि ग्रेविटेशन नहीं है, ठीक है, ये अभी के लिए याद रखो, ये दो ही Electrostatic force. फ्रिक्शन से रिलेटेड सारा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतनी बात किस किस को समझ आई कि पाथ पे अगर डिपेंड कर रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव, और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है ना। बस ये याद रख लो, नहीं भी समझ आई का मतलब क्या है
कि नॉन कंजर्वेटिव का मतलब कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आप पाथ ट्रेवल कर रहे हो उस पे वर्क डन डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव, और अगर डिपेंड नहीं करता है तो कंजर्वेटिव। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब वापिस आओ, फिर से एक चीज देखो कि जब आप लोग ग्रेविटेशन की बात करते हो, जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे क्या होता है, अर्थ। अब अर्थ के सरफेस पे आप हो, केस 1, ठीक है, ये ब्लॉक है, ए पॉइंट पे था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे? 0. हाइट 0 है तो mgh की वैल्यू भी 0 हो गई। अब मान लो ये इधर आ गया थोड़ा ऊपर, यहाँ पे हाइट इसकी है 10, तो यहाँ पे mgh लिख दूं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बोलो? 10 टाइम्स ऑफ mg। 10. ठीक है, हाइट की जगह 10 रख दिया, बस mg को mg छोड़ दिया। फिर थोड़ा और ऊपर ले गए तो बोलो, इसको 20 बोल देते हैं, तो 20 mg लिख दिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे है, और अगर मैं इसको ऐसे ले जाता, एक तो यहाँ पे ले आया, पॉइंट बी बोल दिया, इसको पॉइंट सी बोल दिया। अब मान लो पॉइंट डी पे ले जा रहा हूं मैं ए को, अब देखना रास्ता कैसे तय करता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे हिलाता, ऐसे ले जा रहा हूँ, घुमाता फिराता इसको, और फिर यहाँ आ गया पॉइंट डी पे। यहाँ डी पे हाइट है 20 मीटर। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बताओ? 20 20 mg. 20 mg। अब देखो जब मैं सीधा लेके आया था इसको ऐसे तो भी 20 mg थी, और जब घुमा फिरा के लेके आया तब भी 20 mg है। तो क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रही है एनर्जी? No, sir. No, sir. इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इज अ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? So conservative. Conservative अगर force. वर्क डन, अब देखो वर्क डन मैंने किया, मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर यहाँ से 0 हाइट से ऊपर ले गया, तो वर्क डन मेरे हाथ ने इस पे किया। मेरा वीडियो देखो आप, मैंने ऐसे पकड़ के ले गया इसको घुमाता फिरा, तो आई एम डूइंग द वर्क ऑन दिस सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव है भाई, क्योंकि बाहर से आ रहा है वर्क, सिस्टम किसी पे वर्क नहीं कर रहा, आप बाहर से वर्क कर रहे हो। ये साइन कन्वेंशन भी बता दूंगा अभी आपको। तो जब मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ तो वर्क डन बाय माय हैंड इज पॉजिटिव, बट वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज नेगेटिव, क्योंकि इस सिस्टम पे वर्क किया गया है। अब देखो मैं वर्क कर रहा हूँ और वो वर्क कहाँ जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसे से ले जा रहा हूँ तो जो भी हाइट इसकी गेन हुई, दैट कंप्लीट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपने ही मुझे बताया कि सी और डी की अगर हाइट सेम है तो दोनों पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। अब वर्क किस फोर्स के अगेंस्ट कर रहा था जी मैं? ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी था उसके अगेंस्ट मैंने वर्क किया। भाई मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो उसको उठा के ऊपर ले गया। दैट मीन्स कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आती है बात? थम्स अप दे, एक बार थम्स अप दे दो जितनों को समझ आ गई। हाँ ठीक है, तो आप सबको ये बात समझ आ गई कि सर ये समझ आता है। अब इसी टाइप का क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है कि आप चार्ज को, मान लो मैं ये चार्ज यहाँ था बच्चों, इसको किसी फील्ड के अगेंस्ट मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाता हूँ, तो चाहे मैं सीधा ले जाऊं, चाहे मैं इसको घुमा फिरा के, चाहे इन्फिनिटी से लाके फिर यहाँ ले आऊं, तब भी दोनों के बीच में जो चेंज आएगा या वर्क डन होगा या एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या रहेगी? दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो जब ये इस पे ऐसा कुछ होगा आपको दिखेगा तो उसको बोलते हैं कि द फोर्स अगेंस्ट विच द वर्क इज डन, या किसी फोर्स के अगेंस्ट जब आप इसको घुमा फिरा के लाते हो और अगर केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे उसकी एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन डिपेंड करता है तो उस वाले फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी में भी वैसा ही देखा, सिमिलर यहाँ पे देखा, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से हमें मिलता है k q1q2/r²। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो q² लिख दूं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, है ना? दोनों सेंटेंस आएंगे तो घबराएंगे नहीं। देखो अभी तो हमने डिफाइन कर दिया कि जो फोर्स ऑफ ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स, वो क्या था? k q1 q2/r²। अब मैं बोल रहा हूं कि केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है।
जैसा कि ग्रेविटी में कर रहा था, हाइट mgh, तो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब उसको घुमा फिरा के ले जाओ कैसे भी करो, यहाँ भी सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है ये कि कितना दूर है इनिशियल चार्ज से, केवल उस पे डिपेंड कर रही है वैल्यूज। तो आपको पता है कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब देखो फोर्स की जो डेफिनेशन है, फोर्स की वैल्यू है, वो तो हमें कूलम्ब सर ने दे दी कि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर है। अब क्या बोलेंगे, कुछ था यार मेरे बहुत अच्छा बता रहा था मैं, डिस्टर्ब हो गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, हाँ तो ये हमें पता चल गया कि डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही केवल डिपेंड करेगा। फिर आपको दो, हाँ याद आ गया, दो चीजें बता रहा था कि पहली डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, पहली तो बात ये बताई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फील्ड। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो अब ये इसी के द्वारा आया था ना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको क्या बोला था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर भैया ये कंजर्वेटिव है तो ये भी कंजर्वेटिव है, तो ये दोनों चीजें दिखेंगी आपको, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, घबराएंगे। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। Yes. Yes, sir. अब डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आपने बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड दैट एनर्जी इज अ डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, mgh के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपने सबने बताया था, पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सबको पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता हो डेफिनेशन पढ़ो कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एज द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। जब इनिशियल से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में कोई सिस्टम चेंज होता है तो उस टाइम पे जो भी एनर्जी, जो भी वर्क डन होगा सिस्टम पे, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या किया, जब ये था ग्रेविटी वाला, हाथ देखो मेरा चेहरा देखो, ये वाला मैंने हाथ से इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, अब मैं वर्क डन इस पे कर रहा हूँ। वर्क डन तो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखना कि ये सिस्टम के अंदर बैठ के देखो कि क्या इस सिस्टम पे वर्क हो रहा है कि ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो दिख रहा है कि सिस्टम पे बाहर से वर्क हो रहा है, मेरा हाथ इस सिस्टम पे वर्क कर रहा है। सिस्टम क्या है, ये डब्बा, इसको मैं वर्क कर रहा हूं। तो अब एनर्जी किसकी बढ़ रही है, मेरे हाथ की कि सिस्टम की? सिस्टम की। भैया जो बाहर से वर्क हुआ वो कन्वर्ट हो गया किस में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। अब देखो जब हाइट 0 थी, इनिशियल हाइट थी 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी 0, और हाइट जब इसकी कुछ हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी 20 mg, ठीक है। तो अब इसमें बताओ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल थी 20 mg माइनस इनिशियल थी 0, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया इतना। और वर्क डन कितना हुआ इस पे, 20। माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस 20 mg। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड एनर्जी गेन्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये समझ आता है, एनर्जी तो समझ आई ना कि भैया एनर्जी बढ़ गई तो मतलब फाइनल थी ये और इनिशियल कर दोगे तो एनर्जी तो बढ़ी है, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। बट किसके एक्सपेंस पे बढ़ी है, ड्यू टू वर्क डन, जो बाहर से आने वाला। तो इसी को लिखा है कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द माइनस ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जब इनिशियल पे जो था और फाइनल तक गए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, उसी का नेगेटिव ले लो तो दैट इज डेल्टा यू। और इसी को बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यही बोलते हैं कि भैया जब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा, केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन रहेगी। क्योंकि आप मुझे बताओ कि फ्रिक्शन था भैया, जब मैं आपको फ्रिक्शन बता रहा था तो इन दैट केस आप मुझे याद दिलाओ कि क्या फ्रिक्शन पे आप ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट में इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले गया, इसके यहाँ से ले गया, तो क्या ये वापस खुद से आएगा? No, sir. भाई यहाँ से घिसड़ा के छोड़ दिया, जितना भी वर्क डन हुआ द कंप्लीट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो दैट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ऐसे फोर्स फील्ड को कंजर्वेटिव नहीं बोलते। फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया, यहाँ से चले, यहाँ छोड़ दिया तो वहीं रहेगा। बट क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसा हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसको ऊपर ले गया और छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा। तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले रहे हो, भाई चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बोल रहे हैं, तो एक चार्ज है दूसरा है, हमने उसको जबरदस्ती पकड़ के रखा है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, मान लो मेरे दोनों हाथों में एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं ये राइट हैंड में जो पॉजिटिव चार्ज है इसको छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये दूर भाग जाएगा ना। Yes, sir.
तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से दूर भाग जाएगा। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनमें ऐसा नहीं पाया जाएगा। तो आपको समझ आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। चलो अब इसी चीज को याद रखते हुए मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में भी सेम कंसेप्ट फॉलो होता है। आप देखो, मान लो स्प्रिंग को किसी फोर्स की मदद से मैंने एक्सटेंड कर दिया बाय सम लेंथ x। इनिशियली उसका नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, आपने कुछ फोर्स लगाया, उस फोर्स ने इसको एक्सटेंड कर दिया बाय एक्सटेंशन ऑफ x। तो इसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने सबने पढ़ा है ना भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और ये तो एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी होता है। तो दैट इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम था, कुछ पार्टिकल्स थे, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, इसलिए एनर्जी चेंज हो गई। तो ये सारी डेफिनेशन वहीं पे आ रही है। अब इतनी कहानी हमने क्यों पढ़ी? टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हो रहा है कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। इनिशियली दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ R1। पहले इनिशियली R1 पे प्लेस्ड है। अब क्या करेंगे, मैं इस चार्ज Q2 को राइट साइड में मूव करा दूंगा थोड़ा सा। तो देखो कैसे कराएंगे, ये मूव हो गया राइट साइड में और ये जाकर दूर R2 दूरी पे चला गया। R1 से स्टार्ट हुआ और R2 दूरी पे चला गया। तो इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है क्या? वर्क डन। वर्क डन ऑन दिस चार्ज फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम R1 टू R2। R1 से चलकर R2 तक जाने में कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क डन आप सबने मुझे बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखो, फोर्स तो हमें पता है कि फोर्स Q1 और Q2 के बीच में क्या फोर्स लगेगा? दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगेगा। तो बताओ, कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ये बात तो सबको समझ आती है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. है ना? अब देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेस करोगे फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, उसी को बोलते हैं वर्क डन। तो DW मतलब छोटा सा एलिमेंटल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, उतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रख दो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको R कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, R लिया था और डेल्टा R हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, DW को हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधा सीधा फोर्स की वैल्यू तो हमें कूलम्स लॉ से मिल गई, इसको एज इट इज रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² इनटू dr। अब क्या करेंगे, देखो एलिमेंटल वर्क डन तो मिल गया, अब मुझे पूरा कंप्लीट फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कि छोटे छोटे टुकड़े थे उन सबको इकट्ठा जोड़ दो, दैट मींस एलिमेंटल इंक्रीमेंट। ऐसा ही तो होता था भाई, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे, छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करते चले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। इसी को तो बोलते थे इंटीग्रेशन। तो आप करो इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, R1 से लेकर R2 तक जाना है, छोटे छोटे टुकड़े लेकर dr करके, है ना, बेबी स्टेप्स करते करते R1 से R2। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो करो जी, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कर लो फ्रॉम लोअर लिमिट R1 टू R2 f.dr। सेम वैल्यूज यहाँ से यहाँ पे पुट करो तो आपको पता है कि Q1 और Q2 ये मैग्नीट्यूड हैं किसके, फोर्सेस के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट ना तो डिफरेंशिएशन में पार्ट लेता है ना इंटीग्रेशन में, तो बाहर आ गया। बच गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² फ्रॉम R1 टू R2 विद रिस्पेक्ट टू R। तो करो इसको, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, -1/, हाँ जी, -1/, अरे इंटीग्रेशन क्या होता है सर -1/r। हाँ, कितने बच्चों को बताया, बताओ। देखो तुम पढ़ते ही नहीं हो यार, तुम्हें कितना पढ़ाऊं, तुम खुद ही नहीं पढ़ते। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr, ये बताओ क्या लिखूं, इक्वल्स टू Sir, R -1/r -1/r प्लस c, क्योंकि यहाँ फाइनाइट नहीं है ना। फाइनाइट करते हैं बच्चों, अगर लिमिट लगा देता तो फिर c नहीं आता, बट ये फाइनाइट नहीं है। अगर अपन लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेते हैं किसका, 1/r² का, तो क्या करेंगे उसको, -1/r। अब देखो यार, तुम्हें बता देता हूँ यार, ये सीख जाओ, नहीं तो तुम्हें इतना धोखा लगेगा अगर इंटीग्रेशन नहीं सीखे। नीट वाले बच्चे हो, तुम्हें कोई फॉर्मली पढ़ाएगा नहीं, जो शीट आपको दी है उससे रटो, सबसे पहले फॉर्मूले रटो, उतने से ही काम चल जाएगा।
और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करते करते हो जाएगा, तो इसको प्लीज कर लो। देखो हमारे पास 51 स्टूडेंट है, हम लोग बोले कितने, केवल चंद 3-4 बच्चे, केवल उनको ही सिलेक्शन चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए ना। तो Yes, sir. शीट को रटो, जो शीट दिए ना आपको कैलकुलस की, उसको रट लो। उसमें कुछ समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मेरे से डाउट पूछो, मैं वीडियोस आपको सेंड करूंगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसको जब क्लियर आउट कर लोगे तो थ्रू आउट, जैसे 11th तो गया अब तुम्हारा, 11th में भी आया होगा इंटीग्रेशन, पेंडुलम, वेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक में सब कुछ आता है, सब निकल गया। अब 12th भी निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा कि सर जो जोड़ घटा के सवाल हैं, जो थ्योरी के सवाल हैं, बस वही करके आऊंगा मैं तो पेपर में। ये जहां इंटीग्रेशन वगैरह आएगा वहां तो मैं धुआं देखूंगा, है ना, तो वो नहीं करना हमें। अब देखो ये कैसे होता है, क्या मैं आर स्क्वायर को आर की पावर -2 लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? एक्स की पावर n+1 बाय n+1, ये इंटीग्रेशन होता है। अब कर लो, x की पावर -2 थी तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन को लिखेंगे x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, क्या आएगा? x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये -1 का -1 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, -1/x। तो इसी हिसाब से -1/r² का क्या आएगा इंटीग्रेशन? -1/1/r² का आएगा -1/r। और -1/r जब आएगा इंटीग्रेशन तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। देखो अभी लिख ही देता हूँ, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया था, मुझे लगा कि कर लोगे तुम लोग यार। इसको करेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 बाय 4πε0, ठीक है, -1/r, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, Upper ये limit. लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, देखो तो क्या आएगा, Q1 Q2 बाय 4πε0। 4πε0. अब पहले अपर लिमिट लिखूंगी लोअर लिमिट, upper limit, लोअर लिमिट, ठीक है। अब ये माइनस माइनस का खेल खत्म करोगे, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव बच जाएगा। उसके बाद का स्टेप ये रहा -1/r1। कोई ये ना सोचे कि लोअर लिमिट पहले कैसे आ गई, भाई इधर देखोगे ना ये सॉल्यूशन, उसके बाद ये लोअर लिमिट पॉजिटिव होकर इधर आ गई, इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको यहाँ ऐसे लिख दिया। तो ये स्टेप आ गया। उसके बाद आपको वर्क डन मिल गया, टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम R1 टू R2, R1 से जाकर R2 तक जाने में वर्क डन मिल गया। अब कोई बोलेगा वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं जी, क्योंकि हम देखो हमने पिछले स्लाइड पे आपको बताया था कि द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जहाँ पे होता है वहां पे वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज आता है जितना आप उस सिस्टम पे वर्क डन करते हो। कब? तब आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होते हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन सा होता है, जिसमें वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये हम सब एक से एक चीज जोड़ते चलो फिर समझ आएगा। तो आपको पता चल गया कि वर्क डन निकाल लिया। अब इस वर्क डन को हम लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि जब R पे थे तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, जब R2 पे चले गए, R1 से R2 पे, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें लिख दो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इसको लिखोगे तो दैट मींस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको डेल्टा यू लिख सकते हैं, वो क्या आ गया, वर्क डन। K क्या है, 1/4πε0 को K लिख दिया, तो ये सेम ही चीज है, बोथ आर सेम। तो आपको क्या मिला कि जब पॉइंट चार्ज एक था और दूसरा पॉइंट चार्ज उसके साथ था, तो जब उसके उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई, 2 पॉइंट चार्जेस का जो सिस्टम था उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है, पूछ लो, ये फॉर्मूला क्यों आया, क्यों निकाला, कैसे आया, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, इस चीज में सब में किसी को डाउट है, पूछ लो कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, वर्क डन क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब पूछ लो अगर किसी को डाउट है तो, नहीं तो फिर सारी चीज इसी पे चलेगी। ठीक है, शाबाश। तो अब आगे बढ़ते भाई। अब हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी ये थी। अब देखो बच्चों, R1 के इनिशियली ये था, अगर मैं R2 को इन्फिनिटी कर दूं, R1 था कि इनिशियली R1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है चार्ज, और इसको मैं यहां से उड़ा के आगे ले गया इन्फिनिटी तक, तो R2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख सकता हूं फॉर्मूला में, जो मैंने अभी फॉर्मूला निकाला था, KQ1 Q2 बाय KQ1 Q2 इंटू 1 माइनस 1/R2। इसमें R2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई ना, इनिशियल सेपरेशन R1 है और फाइनल सेपरेशन इन्फिनिटी, तो मैं अगर इसमें इन्फिनिटी रख देता हूं तो क्या आएगा, 1/R2
R1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। तो 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा जी? जीरो। 1 बाय इंफिनिटी 0 होगा। तो ये आ गया। 0 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, Yes, R2 sir. गया sir तो सोल्व करके हम लिख दिया K Q1 Q2 बाय R1। ठीक है, तो क्योंकि ये R2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, जब आप पॉइंट चार्ज को, ये पॉइंट चार्ज था, इसको उठाया R1 से और ये R2 तक छोड़ दिया आपने। जैसे मैं बोल रहा था ना कि एक चार्ज मेरे साथ में, दूसरा इसमें, और इस वाले ये राइट साइड वाले को छोड़ देता हूँ, तो क्या करेगा ये? यहाँ से भागेगा रिपेल होके और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली बच गई का केवल, और फाइनल हो गई 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी KQ1 Q2 बाय R1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब इससे उल्टा कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको यहां बताया था ना इससे पिछले स्लाइड पे कि भैया ये R1 से चल के इन्फिनिटी पे चला गया, अब इन्फिनिटी से चल के R पे आएगा तो क्या होगा देखना। पहले इन्फिनिटी पे था चार्ज Q2, वो इन्फिनिटी से चलकर R1 पे आ गया। ठीक है, अब आपको समझ आया कि इन्फिनिटी से चला और R पे आ गया या R1 पे आ गया। तो क्या लिखेंगे? यही फॉर्मूला यूज करो जो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए डिराइव किया था। इसमें क्या रखो? इनिशियल को रख दो इन्फिनिटी और फाइनल को रख दो R, या फिर इसको R रख दो, इसको इन्फिनिटी, साइन उसके साथ हिसाब से आ जाए। साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? ये वाला चार्ज। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन याद रखो। वर्क डन के अपोजिट होता है किसका? एनर्जी का। Energy. जो साइन कन्वेंशन वर्क डन का रहेगा उसका अपोजिट रहेगा, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम पॉजिटिव, एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो पॉजिटिव, सिस्टम पे वर्क होगा तो नेगेटिव। जब एनर्जी सिस्टम के पास आएगी तो पॉजिटिव, जब सिस्टम एनर्जी छोड़ देगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो भी आपको यही नजर आएगा KQ1 Q2 बाय R। तो ये आपको क्या मिला कि जब किसी इनफाइनाइट पॉइंट से ये चार्ज इधर आया होगा, देखो अब Q2 था, अगर ये इन्फिनिटी पे रहता तो इसकी एनर्जी क्या होती? KQ1 Q2 बाय इंफिनिटी। तो ये क्या वैल्यू होगी? 0। भाई ध्यान से सोचो, देखो इसको बिल्कुल शांति से सोचो, फॉर्मूला से सब बाहर आ जाओ, जिंदगी से सब भूल जाओ जो मैंने बताया। अब आप मुझे बताओ कि एक पॉइंट चार्ज मेरे पास ये है, ठीक है, और दूसरा चार्ज, चलो सोर्स चार्ज ले लेते हैं, ये बड़ा वाला सोर्स चार्ज है और ये वाला टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज की या ये दूसरे नंबर वाले चार्ज की, इसको जो मर्जी सोच लो, ये टेस्ट चार्ज सोच लो या चार्ज सोच लो, ये अगर इन्फिनिटी पे रहता तो इन्फिनिटी पे रहने से क्या इस वाले चार्ज का, जो सोर्स चार्ज, इसका इफेक्ट फील कर पाता? No, sir. इन्फिनिटी पे रहता इन्फिनिटी पे रहता तो ये सोर्स चार्ज का कोई भी इफेक्ट ये टेस्ट चार्ज फील नहीं कर पाता। बट जब ये इन्फिनिटी से चलकर इसके पास आ रहा है धीरे धीरे ऐसे, तो क्या होगा? इसके इफेक्ट को ये फील करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आएगा तो ये फील करेगा इसके इफेक्ट को, तो उस फील्ड में ही फोर्स इस पे लगेगा और वो फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स है, और उस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही वर्क डन जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो वही पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल रहा हूं। जब इन्फिनिटी पे था तो कुछ भी इफेक्ट नहीं था, ना फोर्स था, फोर्स ही नहीं था, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 थी, जो कि हमें फॉर्मूला से भी मिल रही है KQ1 Q2 बाय इंफिनिटी, यानी कि 0। जब ये इधर इंफिनिटी पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो 0 थी। जब ये इंफिनिटी से धीरे धीरे इधर आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? KQ1 Q2 बाय R। इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? KQ1 Q2 बाय R। ठीक है, ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये R इज द सेपरेशन। तो आपको पता चलता है कि फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस इज KQ1 Q2 बाय R। ठीक है, ये था। अब सारी चीजें समझ आ गई होंगी, एक बार फाइनली रिवाइज कराऊंगा तो शायद कुछ और याद हो जाए। जिनको नहीं आया, जिनको आना था मुझे पता आ गया होगा, सब बच्चों को इतने बार रिपीट किया, बट कुछ कुछ बच्चे हमारे क्लास में ऐसे भी होते हैं जो ऐसे बैठ जाते हैं, अरे सर फिर से फॉर्मूला क्या करूं मैं, है ना, तो उन सब के लिए रिपीट करना पड़ता है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब हमारे पास 2 थे तो हमें पता चल गया कि
क्या वैल्यू आई, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है भैया, पहले तो ये था और ये था, तो इसके केस में क्या थी, आर, ठीक है, ये थी पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले 1 और 2 के लिए कैलकुलेट कर दी हमने, अब देखो क्या 3 पे भी 1 की वजह से आएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो Yes, इधर sir. भी आएगी, इधर भी आ जाएगी के Yes, sir. Q1 Q2। अब Q देखो सारे के सारे बराबर है, तो Q1 Q2 नहीं लिखूंगा, Q लिख देता हूँ, Q बाय आर। अब Q को Q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, के क्यू स्क्वायर बाय आर। सिमिलरली यहाँ भी के क्यू स्क्वायर बाय आर रहेगी। सिमिलरली 1 और 4 की वजह से के क्यू स्क्वायर बाय आर रहेगी। 1 और 5 n की वजह से के क्यू स्क्वायर बाय आर रहेगी। फिर 2 और n की वजह से के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो जब आप ऐसे दो के पेयर बनाओगे, दो के पेयर, एक चार्ज को उठाओ उसका हर एक के साथ काउंट कर लो, दूसरे को उठाओ उसका हर एक के साथ काउंट कर लो, तो आप ऐसे वाले कॉम्बिनेशन को क्या बोलते थे, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन। यू आर सेलेक्टिंग 2 एट अ टाइम फ्रॉम n चार्जेस, ये n थे, इनमें से कोई भी 2 रैंडमली उठा रहे हो, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते थे, उसको बोलते थे NC2। भैया आप 2 उठा रहे हो कितने में से, n में से, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, NC2। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बताओ। यही होती है क्या, यस सर। गलत लग रही है यार। हम्म, n minus r into r factorial. ये ना गलत है, रुक जाओ, सही बता दूंगा मैं तुम्हें अभी, रुको, मुझे भी याद नहीं रहती यार, ये परमुटेशन क्या था, हम लोग खुद ही याद कर लेते हैं, इसको डिराइव नहीं करते इस फॉर्मूला के चक्कर में। मैं यार फॉर्मूला बड़े अच्छा रहता हूँ, फॉर्मूला को फील करता रहता हूँ, फील कराता हूँ मेरे को। आप क्या कर रहे हो, अब ये 5 है ना, 5 के लिए देख लो कि भैया 5 थे, 1 2 3 4 ही ले लेते, 4 नहीं 3 के लिए कर लेते, तो आपको पता चल जाएगा। देखो इस फॉर्मूला को ही निकालते हैं, क्या आंसर आएगा इसका। ब्लैक स्क्रीन पे जाते हैं और आपको भी थोड़ा मजा आ जाएगा ऐसे। 3 चार्जेस के लिए कैलकुलेट करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये था Q, ये भी Q और ये भी Q। ये पॉइंट 1 पे है, ये पॉइंट 2 पे है, ये पॉइंट 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी बोल दी मैंने R है, इन दोनों के बीच की दूरी भी मैंने बोल दी कि R है जी, और इन दोनों के बीच की दूरी भी मैंने बोल दी R है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो है के Q1 Q2 बाय R, ठीक है। अब देखो मेरे पास कितने केसेस होंगे पोटेंशियल एनर्जी के, मुझे वो फाइंड आउट करना है कि बहुत सारे केसेस होंगे, वो कितने होंगे, ठीक है। अब 1 और 2, एक तो 1 और 2 का पेयर बनेगा, फिर एक 1 और 3 का पेयर बनेगा, और एक 2 और 3 का पेयर बनेगा। इसके अलावा कुछ बन सकता है भाई, 1 आ गया 2 और 3 के साथ, 2 भी आ गया 3 और 1 के साथ, और 3 भी आ गया 1 और 2 के साथ, तो केवल ये 3 ही पेयर बनेंगे। तो और इस ये फिट होना है NC2 फॉर्मूला में, तो क्या होगा 3 इज द n, क्या हमारे पास 3 है, तो NC2 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा ऊपर। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, शायद ये रहेगा। तो 3 इज द 3 का फैक्टोरियल ये होता है n माइनस r, यानी कि 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, और r फैक्टोरियल क्या रहेगा बच्चों, r इज 2, क्योंकि हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज r ना, तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये नीचे 2 आ गया और ऊपर 2 उड़ा दिया, तो 3 बचा, ठीक है। तो ऐसे कर, तो इसी वाले फॉर्मूला को आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब देखो, हाँ जी वरुण, रिपीट करूं, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स का भेज दूंगा मैं तुम्हें, है ना, स्टैटिस्टिक्स का एक नोट्स भेज दूंगा। आप ये समझो, केवल फिजिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू के Q1 Q बाय R स्क्वायर। अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको, 2 चाहिए, एक बार ये उठाओ ये उठाओ, तो इनके लिए कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसको बोलेंगे के Q स्क्वायर बाय R। फिर 1 और 3 उठा रहे हो, के Q स्क्वायर बाय R,
और 2 और 3 उठा रहे हो के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो अब जब दो दो चार्जेस उठा रहे हो तो उस केसेस में कुछ कुछ कॉम्बिनेशन आपको बनते हुए नजर आएंगे। वो आपको 3 के लिए तो दिख रहा है 1 2 3, यही 3 रह रहे हैं, फॉर्मूला से भी 3 आ रहे हैं, और उन तीनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम या इस कॉन्फ़िगरेशन की टोटल एनर्जी क्या आएगी? 3 बार जोड़ रहे हो तो यानी कि टोटल एनर्जी क्या आएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय आर। समझ आती है ये बात भैया? एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तीनों को जोड़ दो तो 3 के क्यू स्क्वायर बाय आर ये आ गई। अब जब ये चार्जेस की संख्या बढ़ेगी, मान लो ये 4 हो जाते तो फिर क्या होता? अगर यही चीज 4 हो जाती तो क्या करते? देखो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 4 के लिए कैलकुलेट नहीं कराऊंगा, बस ये बता दूंगा कैसे करेंगे। एक चार्ज ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ये पॉइंट 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, सभी का मैग्नीट्यूड Q है। अब बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन या इस सिस्टम ऑफ चार्जेस 2 पॉइंट के लिए हमने डिराइव किया था कि जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के अगेंस्ट लाते हो, एक इन्फिनिटी से इस चार्ज को जब पॉइंट चार्ज 1 के अगेंस्ट लेके आते हो तो क्या पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है? के क्यू स्क्वायर बाय आर। आर ये सेपरेशन है, ठीक है। अब जब पॉइंट ये 4 नंबर पे जो चार्ज रखा है इसको भी अगर 1 के रिस्पेक्ट में लेके आओगे तो क्या आएगी? के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये दोनों का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन, कितने सेपरेशन पे ले आए उतनी पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अब थर्ड वन बच गया, थर्ड वन के लिए क्या रहेगी? ये पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा आपको, √2r², ठीक है, या फिर √2r। तो √2r रहेगा ये, तो क्या आएगा? 1 और 3 के लिए, 1 एंड 3 के लिए क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी? के क्यू इंटू क्यू बाय r², यानी कि √2r का होल स्क्वायर। अब इसको करोगे क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2r², ठीक है। तो एक ये होगी 1 और 3 की वजह से, कुछ ये होगी, ये होगी, फिर इधर 4 और 3 की वजह से के क्यू स्क्वायर बाय आर, फिर 2 और 3 की वजह से के क्यू स्क्वायर बाय आर, फिर 2 एंड 4 की वजह से यहाँ भी √2 आएगा क्योंकि ये स्क्वायर अरेंजमेंट मान लो इसको, फिर आएगा इसकी वजह से के क्यू स्क्वायर बाय 2r²। जब टोटल कॉन्फ़िगरेशन की, पूरे सिस्टम की, इस सिस्टम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? भैया इनिशियली तो सारे इन्फिनिटी पे थे, 1 ले लिया कि यहाँ पे 1 है, अब 1 के अगेंस्ट 2 को लेके आए, फिर 3 को लेके आए, फिर 4 को लेके आए, तो इस सिस्टम को क्रिएट करना पड़ा ना, और किसी न किसी बाहर वाली एंटिटी को इस पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो एनर्जी कितनी लगेगी इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन को रेडी करने के। जैसा कि स्प्रिंग को दबा के कितनी एनर्जी स्टोर की, ऐसे इन चार्जेस को बाहर इन्फिनिटी से लेके आए और इस पॉइंट तक लेके आने में कितनी एनर्जी लग गई। वही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दीज चार्जेस। वही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 4 चार्जेस, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि हमने फॉर्मूला केवल 2 पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किया, ये वाला, कि जब पॉइंट 2 इन्फिनिटी से चलकर पॉइंट 1 के अगेंस्ट आया, इन्फिनिटी से चला और 1 के अगेंस्ट आ गया, तो कुछ एनर्जी आ गई। ऐसे 3 आएगा, ऐसे 4 आएगा, तो सारी की सारी जोड़नी है, और इसका फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर होता है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो तो के क्यू क्यू बाय आर क्या होगा? के क्यू स्क्वायर बाय आर। ऐसे आप कैलकुलेट करो। हमारी मजबूरी क्या है? क्योंकि हमने पॉइंट चार्जेस के लिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए केवल डिफाइन किया है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए करेंगे तो 2 एक बार उठाएंगे, NC2 से सिलेक्शन करेंगे और ऐसा आपको मिल जाएगा। जोड़ते चले जाओ, 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। अब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन क्या होता है वो आपको, अच्छा यार तुम्हारे साथ तो ये भी दिक्कत है ना, तुमने 11th में मैथ नहीं होता ना। किसी ने पढ़ा है? तुमने 10th तक आता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बच्चों? नो सर। नहीं था। तो भाई इसका क्या समाधान करते हैं? या तो देखते हैं कि पॉसिबल हुआ तो मैथ वाले सर को बोलेंगे आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा दें आपको, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए सोचो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन NC2 फॉर्मूला से आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। अभी के लिए होल्ड कर लो। बाकी बेसिक लॉजिक यही है कि 2 उठाने, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे आता है वो फॉर्मूला और उसके अंदर क्या पीछे चलता है उसके लिए आधा घंटा कभी समझाएंगे, या तो कल की क्लास में ले आऊंगा या फिर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ आया आपको कि इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आओगे तो कुछ फोर्स वो फील करेगा। उस फोर्स, भाई देखो सोर्स चार्ज था, ये दूसरा चार्ज पकड़ के ला रहा हूं, तो इसको पकड़ के लाना पड़ेगा ना, इस चार्ज को पकड़ के लाना पड़ेगा, और ये
ला रहा हूँ तो इस पे फोर्स लगा रहा हूँ और वो फोर्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, इसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी सी बात है फिजिक्स की, और उसका फॉर्मूला है KQ² R, याद कर लो। R। चलो थम्स अप दे दो अगर समझ आ गया, इतनी कहानी सबको समझ आएगी। ठीक है, और कितने बच्चों को नहीं आई वो लोग हैंड रेज कर लो एक बार, जिनको ये बात समझ ही नहीं आई क्या हो रहा है सर ये। 2 बच्चे भग गए, बोले सर हो गया बस हमारा। अब देखो समझने की कोशिश करो कि हम लोगों ने पहले कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें पता करना था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब कंजर्वेटिव फोर्स में हम कुछ वर्क डन करते हैं या करवाते हैं तो ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है या यूज होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ ली कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय वर्च्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से ही उसी से मिलती जुलती चीज थी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड वो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और उसमें अगर कुछ वर्क डन हो रहा है किसी चार्ज पे, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन फील करेगा, चार्ज। तो चार्ज पे वर्क डन कर रहे हो तो वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब इन्फिनिटी पे था वो चार्ज तो उस पे कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा था, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर चला गया। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर चला गया, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। और फॉर्मूला के हिसाब से भी हमें 0 ही पता चलेगी, क्योंकि आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए, इफ ये दिस आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, पता चल गया। अब इन्फिनिटी से उठाकर चार्ज को लेके आए हो किसी दूसरे चार्ज के नजदीक, तो इस पे फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स के अगेंस्ट जो आपने काम किया है वही बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल गई, तो अब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ना वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट्स। बैटरी देखी है आपने, बैटरी भाई ट्रक की, फोन की, टॉर्च की, इन्वर्टर की बैटरी देखी है। Yes, sir. बैटरी को मार्केट में किससे डिफाइन करते हैं, वोल्ट से। Yes, sir. ऐसे ऐसा टर्मिनल, एक ऐसा टर्मिनल होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। इन दोनों के बीच में क्या ऐसे डिफाइन नहीं करते हम लोग, वोल्ट्स, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, और हमें क्या बताया, देखो कुछ बच्चे अटेंडेंस लगा के सर इशिता इज प्रेजेंट, चलो इशिता चलती है। अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसा कर भी रहे कुछ बच्चे, दिखता है सर को सब भाई। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अब ये बैटरी होती है, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल। ये वाला पोटेंशियल डिफाइन करेंगे हम कि अब ये वाला पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो वोल्टेज होती है ना बैटरी की, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगी, उसी के बेसिस पे अब डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज in order to bring that charge from infinity to a reference point। इन्फिनिटी से पकड़कर एक यूनिट चार्ज को लेके आए हो किसी रेफरेंस पॉइंट पे, तो उस पे कितना वर्क डन हुआ, पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बताओ, देखो एक पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर मुझे रिपेल करने वाले चार्जेस को नजदीक लेके आना है तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कि वो चार्ज मेरे पे वर्क डन करेगा, सिर्फ वर्क डन करना मुझे करना पड़ेगा। मुझे अपने हाथ से उस चार्ज को पकड़ के धक्का लगा के पास में लाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं उस चार्ज पे वर्क डन कर रहा हूँ अपने हाथ से। तो अब बताओ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम फ्रॉम ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम डिस्टेंस आर। तो इन्फिनिटी से पकड़ के किसी डिस्टेंस आर पे लाया तो मैंने वर्क डन किया, तो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर एक रेफरेंस पॉइंट पे लाने में जितना उस वर्क डन हुआ उसको, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब भूलेंगे भी नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। यहाँ पे बैटरी है ना, बैटरी इज ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के बीच में ये पोटेंशियल। ठीक है, अब
ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता और चार्ज का भी नहीं होता, तो चार्ज पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलाम, इसीलिए बोलते हैं जूल पर कूलाम को वोल्टेज। जैसा हमने कभी किया था ना वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट क्यों आया था, उस जगह पे जूल पर कूलाम्ब मीटर भी लिख सकते थे। एक न्यूमेरिकल था, याद दिलाऊंगा जब दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। तो दैट इज वोल्ट एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलाम्ब हो सकता है, अगर ये अलग होगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू अलग आ जाएगी। एनर्जी कुछ भी रहे, 4 से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाएगा, और पोटेंशियल वही होता है, फील लेने के लिए देखो कि 1.5 वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट की बैटरी है, जो भी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब मुझे बताओ, आपकी जो प्लग होता है 3 पिन प्लग, उसमें एक ऐसा होता है ना छेद, एक ऐसा, 2 ऐसे पास में होते हैं, 2 बड़े वाले होते हैं, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल होता है, कितनी वोल्टेज आती है हमारे घरों में, 220 वोल्ट। 220 है ना, पता होगा आपको, 10th तक भी पढ़ते हैं। तो 220 जो वोल्ट है, क्या ये वाला पोटेंशियल वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? बस एक क्वेश्चन ये है थोड़ा फनी सा, क्या 220 वोल्ट भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आप मुझे बताओ कि एसी वोल्टेज होती है कि डीसी होती है? एसी डीसी में पता है, थोड़ा थोड़ा तो पता होगा, एसी और डीसी क्या होता है? So alternate current or direct current. हाँ, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट अभी आएगा हमारे, इसके बाद चैप्टर्स आएंगे। तो इस ये होता है वेरिंग होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। बैटरी जो है जिसका पोटेंशियल फिक्स रहता है, फोन की बैटरी, सेल, रिमोट के सेल हो गए, कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, उनके बीच में जो पोटेंशियल होता है फिक्स रहता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा टाइम वेरिंग होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक बोलते हैं ना, ये स्टैटिक नहीं है, वेरिंग है। अब देखो ये वाली बात किसको समझ आई कि एनर्जी को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब आप एनर्जी निकाल लो। अब देखो फॉर्मूला तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली, हमने समझ भी लिया कि इन्फिनिटी से लेके आओगे सर, और किसी दूरी r पे रख दोगे तो उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और उसी को डिवाइड कर दो 4 से तो आपको मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। 2 फॉर्मूले हैं, पहला वाला तो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, ये वाला, और दूसरा क्या है, यू की वैल्यू क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाय आर, और या इसको के क्यू वन, अगर चार्जेस अलग अलग है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले बस याद रखने हैं। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी है। तो इतनी कहानी सुनने के बाद उम्मीद है आपको सबको ये चीज समझ आ गई होगी। अब एक काम करो, पॉइंट चार्ज के लिए देख लो, तुम्हें पता ही चल गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज थी। तो जो फॉर्मूला था के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो इसमें अगर इसको एक बार क्यू से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, के क्यू बाय आर, है ना। तो एक क्यू से एक क्यू उड़ गया, इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, ये पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो अब मुझे फॉर्मूला भी आपको बता दिया, ये भी बता दिया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे जाओ और फिर जा सकते हो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे जाओ, फॉर्मूले आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, जितने भी आज हमने पढ़े हैं। बस यही है, देखो क्या से निकालोगे।
if a point charge of -2 coulomb is brought from point B at a potential of 12 volt to a point A at potential of 5 volt, then find the work done by the electrostatic force. तो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ड्रॉ कर लो, सीधा है ना, चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया करो। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो ब्रॉड फ्रॉम पॉइंट बी, बी से उठाकर लाए हो चार्ज को और ए तक ले गए हो। बी पे पोटेंशियल क्या था? 12 वोल्ट। और ए पे पोटेंशियल क्या है? 5 वोल्ट। 5। चार्ज की वैल्यू क्या है? -2 कूलम्ब। अब आपको बताना है फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन क्या था बच्चों? वर्क डन वाज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई v इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड पर यूनिट चार्ज था ना, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, इसी को लिख लो, ऐसे कर लो, तो यू कैन फाइंड आउट ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वर्क डन के हिसाब से कर लो, तो यही आएगा Q इंटू डेल्टा V इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। Q की वैल्यू -2, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल 5, इनिशियल पे 12। कितना आया? कितना आया बच्चों? 14 आया। ठीक है, ये 14 अभी के लिए लिख लो, वैसे आएगा -14। एक बार ये साइन कन्वेंशन दोबारा बता के -14 लिखवा के आऊंगा। इसका आंसर आएगा -14। वर्क डन और डेल्टा यू इन पे डिपेंड करता है। एक बार आपको कल की क्लास में ड्रॉ करके ना सिस्टम और सराउंडिंग वाला कंसेप्ट, क्योंकि आप मुझे लगता है भूल गए हो, थर्मोडाइनमिक्स से ही आता है वैसे तो ये सारा सिस्टम और सराउंडिंग, लेकिन आप लग रहा है भूल गए हो कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। एक बार चित्र बना के इसका -14 कल लेके आएंगे, ठीक है। कुछ का आ जाता है -14, तो -14 इज द करेक्ट आंसर, और बाकी इसमें कल करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. डाउट वाले रुक